संबंधित टॉपिक्स को लेंगे और आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले यूजीसी नेट में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसको हम एक एक चैप्टर के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। ये एक टॉपिक है जो नेट में पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में मुगल कालीन इतिहास एक नवीन परंपरा का सूत्रपात करता है। ये जो नई परंपरा थी इस पर निश्चित तौर पे पर्शियन सोसाइटी का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि वो भारत में अब दिखने जा रहा था। भारतीय इतिहास लेखन सल्तनत कालीन इतिहास लेखन से मुगल इतिहास इसलिए अलग है क्योंकि सल्तनत कालीन इतिहास में व्यक्तिगत उपलब्धियां, बार बार वंश का परिवर्तन, शासकों की अपनी वरीयता इत्यादि प्रमुख थी। मुगल कालीन इतिहास में ये सब चीजें छिप जाती हैं और उसके आगे मानवतावाद आगे आता है। यानी मुगल कालीन इतिहास लेखन सल्तनत कालीन इतिहास लेखन से थोड़ा अधिक परिष्कृत और उत्कृष्ट माना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मुगल काल के प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं के विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब बाबर भारत आया तो उसने तुर्की बाबरी की रचना की, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन मुगल काल ही नहीं बल्कि सर्वकालिक एशिया में सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। बाबर ने जो मुगल कालीन इतिहास की परंपरा को शुरू करता है, उसने तुर्की बाबरी एक बहुत श्रेष्ठ रचना लिखी। उसमें उसने भारत के लगभग हर पहलुओं को टच करने की कोशिश की। बाबर ने रचना को व्यक्तिवादी विचारों से ऊपर उठकर देश की पहचान को, भौगोलिक पृष्ठभूमि को, भाषाओं को अपनी लेखनी में लिपिबद्ध किया। उसने कुछ छोटे छोटे कविता भी लिखे जो अब्दुल रहीम खान खन्ना ने 1590 में पूर्ण रूप से अनुवाद किया। बाबरनामा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग जो फरगाना में शासक सत्ता संभालता है तब की इतिहास है। दूसरे भाग में परगना की सत्ता से लेकर भारत में बाबर की अंतिम आक्रमण तक का इतिहास है। और तीसरे भाग में भारत और भारतीयों के बारे में। बाबर ने भारत में मुख्य रूप से भारत के लोगों की अपनी संस्कृति, अपना वेशभूषा, अपना पहनावा, उनकी सब्जियां, उनके मौसम, उनके उद्योग, उनकी प्रॉस्पेरिटी, सोने और चांदी के प्रति उनके लगाव इत्यादि सबका वर्णन बहुत बखूबी करता है। बाबर ने अपने परीक्षण में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी सम्मिलित किया है और ऐसा सम्मिलित करता है जैसे लगता है कि वो पाठक के आंख के सामने, हमारे आंख के सामने वो चीज डिस्कस हो रही है। इसके बाद हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर की मृत्यु का बहुत मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। हुमायूंनामा एकमात्र ऐसी पांडुलिपि है जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसके बाद तारीख शेरशाही का नाम आता है। इसके लेखन अब्बास खां शेरवानी ने किया था। ये इतिहास मुगल काल के पूर्वजों को समझने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। उसमें 2 बातों पर जोर दिया गया। पहला ये कि सारी जनता के प्रति एक अच्छी सद्भाव रखा जाए और दूसरी सत्यता, यानी शेरशाह का पूरा शासन प्रणाली इसी पर आधारित है कि समन्वयवादी विचारधारा और दूसरा सत्यता। तीसरा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अकबर का शासन आता है और अकबर ने एक बहुत हिस्टोरिकल और एक रिवोल्यूशनरी काम किया इतिहास लेखन में। उसने अपने दासों से ये भी कहा कि अगर मेरे पिता और मेरे बाबा के बारे में कुछ आपको स्मरण है तो आप उसको लिपिबद्ध करके हमें अर्पित करें। यानी अकबर ने इतिहास लेखन की एक नवीन परंपरा को विकसित किया। अकबरनामा यह पर्शियन भाषा में लिखी गई। अबुल फजल ने अकबर के समय में प्रशासन, कानून, शासन प्रणाली इत्यादि का बहुत बढ़िया वर्णन किया। अकबर ने अकबरनामा में राजकोष के बारे में, हरम के बारे में, कोर्ट के कार्यक्रम के बारे में, सैलरीज के बारे में, अधिकारियों के अधिकार के बारे में, रेवेन्यूज के बारे में इत्यादि बातें लिखी गई।
बहुत ही बेशकीमती रचना मानी जाती है। इसके बाद बड़ी बात यह है कि तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद और तारीख अकबरी बदायूनी के द्वारा लिखी गई। ये सब भी इतिहास के वैसी रचनाएं हैं जो अकबर ने बहुत ज्यादा मेहनत से इसको लिख पाया था। और अकबर के शासनकाल को पूरा अगर हम विश्लेषण करें तो ये लगता है कि अकबर भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में एक नेशनल हीरो क्यों बनकर उभर के आया, उसके लेखनी के द्वारा, उसके समय के लेखनी के द्वारा यह स्पष्ट होता है। तुझ के जहांगीर की आत्मकथा है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ये जहांगीर के शासनकाल के आरंभ से लेकर 17वें साल तक का इतिहास लिखा गया। इसके बाद इसे पूर्ण करने के लिए मुतमिद खां को दे दिया गया। इसमें उनकी विशेषताएं, कमियां, खुसरो का विद्रोह, नूरजहां शादी इत्यादि के बहुत ढेर सारे वर्णन इसमें आपको मिलते हैं। इसके बाद शाहजहां का टाइम आता है। शाहजहां ने इतिहास लेखन बहुत कार्य नहीं किया, लेकिन शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने इतिहास लेखन में बहुत अच्छी परंपरा को विकसित करने का प्रयास करता है। उसमें सबसे पहले उसने एक कल्चरल सिंथेसिस की बात करता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, लेकिन उसने ऐसी कुछ कार्य बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण किए कि वो इतिहास में एक माइलस्टोन साबित हुआ। दारा शिकोह मुख्य रूप से पर्शिया के कुछ प्रसिद्ध महान संत और उसके बाद हजरत मियां मीर, जो सूफ कादरी संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण संत थे, उनसे प्रभावित था। ये वही मियां मीर हैं जिसको सिखों ने गोल्डन टेम्पल की स्थापना के लिए अपने यहां बुलाया था। उनके जो मुख्य रचनाएं थी उसमें सीर अकबर था और मजमा उल बहीन था। ये दोनों रचनाएं उनके समय में देखने को मिलती। इसके बाद दारा शिकोह ने एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में दिल्ली में स्थित है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संचालित होता है। कुल मिलाकर फिर औरंगजेब का शासन आता है। औरंगजेब ने भी आलमगीरनामा की रचना कराई। औरंगजेब ने श्रेष्ठ विद्वानों को अपने यहाँ स्थान दिया। कुल मिलाकर पूरे इतिहास, मुगल इतिहास की हम अगर विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, जिससे इसमें घटनाओं की प्रधानता थी। इसमें इंडो इस्लामिक कल्चर का महत्व पाया जाता है। इस इतिहास काल में जो इतिहास लिखी गई उसमें यह देखने को मिलता है कि दरबारी इतिहासकार होते हैं, एक इतिहासकार ऐसे होते हैं जो इतिहास का सेवा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्क्रप्चर्स बने जो इतिहास के बहुत बड़े इतिहास के माइलस्टोन होते हैं, जो इतिहास को समझने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। कुल मिलाकर इतिहास की, मुगल कालीन इतिहास को हम विश्लेषित करें तो इसमें यह तो जरूर है कि ये सल्तनत काल के इतिहास से थोड़ा सा श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम और कंपैरिजन करें तो हमको लगता है कि घटनाओं पर आधारित इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया, विश्लेषण के इतिहास को कम महत्व दिया गया। अगर इतिहास का विश्लेषणात्मक इतिहास लिखा जाए तो मेरे समझ से इतिहास सर्वग्राह होगा, इतिहास को समझने में आसानी होगी। क्योंकि इतिहास को भी एक समय चाहिए, सोसाइटी चाहिए, क्योंकि शून्यता में, निर्वात में इतिहास डेवलप नहीं करता, इतिहास डेवलप करता है सोसाइटी में। इसलिए इतिहास इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। बाबर ने भी इतिहास जब लिखा तो केवल इतिहास नहीं लिखा, इतिहास के साथ भूगोल लिखा, समाजशास्त्र को लिखा। इसका मतलब इतिहास का जब विश्लेषण करें हम तो इतिहास में समाजशास्त्र निरूपण, साथ ही साथ भौगोलिक निरूपण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे तो इतिहास सर्वग्राह्य होगा। इतिहास का मोरल हम लोग के सामने आसानी से आएगा और ज्यादा लाभान्वित होगा। इतिहास पढ़ने का लाभ भी यही है कि हम मैक्सिमम अपने पूर्व के जो चीजें हैं उससे बहुत कुछ सीखें। धन्यवाद फ्रेंड्स। हिस्ट्री की आज प्रथम चैप्टर नेट से संबंधित हमने उठाया है। आपके कोई भी क्वेरीज होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमारे डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से आप उसको सेंड कर सकते हैं। संडे के दिन हम बैठ के सोफा सेशन आयोजित करेंगे जिसमें आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने के हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।